कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल जी। बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान जो आज हमारे शो में साथ रहेंगे वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है शो में। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। परिचय करा दें, आशीष से हम आज जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। टोरेंट फार्मा में तेजी की वजह हमें बताएंगी सृष्टि शर्मा। कल आने वाले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नतीजे कैसे रह सकते हैं बताएंगी देवांशी आशर। और इंडिया सीमेंट में राधाकिशन दमानी की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, डिटेल्स हम लेंगे वरुण से। लेकिन सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज क्या देखा बाजार में? कल की गिरावट के बाद बाजार ने एक बार फिर से दम दिखाया। निफ्टी 240 अंक चढ़कर 14,521 के स्तर पर, सेंसेक्स 834 अंकों की तेजी के साथ 49,398 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिली 613 अंकों की। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 258 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 199 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, कल की गिरावट के बाद आज बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई। आज के सत्र में ऐसा क्या हुआ जो बाजार ने अच्छा खासा रिकवर किया? 2 दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त तेजी का एक्शन दिखा और इस तेजी के एक्शन की 2 सबसे बड़ी वजह थी सुबह सुबह। पहला, कल इतनी कमजोरी के बावजूद जो एफआईज की तरफ से आंकड़े आए वो उत्साह बढ़ाने वाले थे। एफआईज ने कैश मार्केट में और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में दमदार खरीदारी की और घरेलू फंड ने भी बिकवाली से अपना हाथ रोका। तो ट्रेडर्स को समझ में आ गया कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी बिकवाली हुई उसमें पोजीशन उन्हीं की कम हुई है और वो संकेत आया दूसरा सबसे पॉजिटिव पुट कॉल रेशियो के तौर पर। 1.1 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ गया और ये बता रहा था कि बाजार ओवरसोल्ड हो चुके हैं और कमजोर ट्रेडर्स बाजार से बाहर निकल चुके हैं और ऐसे में बाजार के लिए ऊपर जाना आसान है। तो 2 ये मजबूत संकेत, इन 2 मजबूत संकेतों के साथ सबसे बड़ा सपोर्ट मिला तेजी के साथ खुलने के बाद, वो आया तीसरे संकेत से जो था ग्लोबल मार्केट से। कल अमेरिका में बाजार बंद थे लेकिन आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और एशिया में और स्पेशली हांगकांग के बाजारों में तो मानो आग लगी हो। जबरदस्त तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट से और उसका फायदा फिर भारतीय बाजारों ने उठाया और दमदार क्लोजिंग दी। 14,500 के ऊपर फिर से बंद होना अपने आप में ताकत दिखाता है बाजार की। और बैंक निफ्टी भी 32,400 के ऊपर बंद होते नजर आया, जो कि काफी बेहतरीन एक्शन माना जा सकता है। चौतरफा खरीदारी बाजार में होती हुई दिखी है, कुछ ही शेयरों तक लिमिटेड नहीं थी और ये एक अच्छा संकेत था। तो ओवरऑल आप देखें तो 2 दिनों की कमजोरी को भुलाकर बाजार एकदम जोर से भागे हैं और जिस तरह का एक्शन हुआ है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे हैं, पूरी संभावना है कि परसों की एक्सपायरी से पहले पहले बाजार एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बेहतरीन मजबूत शानदार ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। जी, शानदार सेशन भारतीय बाजारों के लिए। अब कल कहां पर नजर रहे, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजर रहेगी और किन लेवल्स को समझेंगे आपसे थोड़ी देर में अनिल जी। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला, जरा जानते हैं। हमारे सहयोगी आशीष के पास चलते हैं। आशीष, जरा बताएं, आज जो बाजार में हमने एक बार फिर से तेजी देखी है, किन सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा? देखिए, कल की तेज़ गिरावट के बाद आज बाजार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट अच्छी तेज़ी रही। निफ्टी को अगर आप देखें तो 14,500 के पार निकला। निफ्टी बैंक सेंसेक्स करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि वॉलेटिलिटी का सूचकांक इंडिया विक्स यहाँ पर अगर आप देखें तो 7% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था, खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स, जो आपको सिमी जी ने बताया था, साथ ही चोला फाइनेंस, ग्रासिम, ये स्टॉक आपको बताए गए थे। पोशाक आपको जैन साहब के जेम्स में बताया था। इन स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो है, जहां पर कल सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, रियल एस्टेट सेक्टर। यहां पर देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नतीजों के बाद इसका एक असर देखने को मिला। सोबा डेवलपर्स, ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जो मोमेंटम है वो दोबारा लौटते हुए नजर आया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम सरकारी बैंकों में अगर आप देखें तो तेजी के संकेत देखने को मिले। हाई बीटा एनबीएफसी स्टॉक्स, खासतौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए
दिन के दौरान 7% तक के मूव्स देखने को मिले। चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फिनसर्व नतीजों से पहले यहाँ पर एक बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी और खबरों का असर देखने को मिला L&T फाइनेंस में। मेटल स्टॉक्स में देखिए हिंदुस्तान जिंक के आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं बताया था, और वहाँ से अगर आप देखें तो दिन के दौरान 12 से 12.5% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, नाल्को बढ़िया खरीदारी के साथ बंद हुए। ऑटो स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो जो रफ्तार है वो लौटती हुई नजर आई। अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, बॉश और अशोक लेलैंड ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज सभी सेक्टर्स में अक्रॉस अगर आप देखें तो हरे निशान के साथ कामकाज रहा, तेजी देखने को मिली। जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आशीष, आपका बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख करते हैं। विकास जी, आज के बाजार के एक्शन पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे टाइम की रैली के बाद जो हमने करेक्शन देखा 2 दिन, उसके बाद एक बार फिर से बाजार ने बाउंस बैक किया है। क्या ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि बजट से पहले ऐसा ही कुछ जारी रहेगा? दूसरा, इंट्राडे के लिए कल के लिए आप क्या पिक सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहाँ करें? बिल्कुल स्वाति, एक दमदार तेजी का बाजार था आज, और पिछले 2 सत्र जैसे कल का सत्र और फ्राइडे के सत्र में जो गिरावट थी उस सबको रिकूप करते हुए बाजार में एक दमदार तेजी बनी। और इसका एक जो प्रमुख कारण है FIIs की लगातार जो खरीदारी चल रही है वो तो है ही है। इसके अलावा भी चूंकि हम एक बहुत बड़े इवेंट को जा रहे हैं, 1 फरवरी को नया इस साल का यूनियन बजट आएगा, और जिस तरह के इंडिकेशंस फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने दिए हैं तो बजट वुड बी प्रीटी गुड। तो उसको देखते हुए बाजार में एक शानदार तेजी बनी हुई है, और मुझे लगता है इस तेजी में लॉन्ग साइड में रह के बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे बिल्कुल लगता है कि ये बाजार प्री बजट ही 15,000 तक के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड आई वुड रिकमेंड कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए। जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, कल का मेरा जो पिक रहेगा वो अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी चर्चा कर रहे थे, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है अशोक लेलैंड, जो कि आज 118 के आसपास बंद हुआ है। जिस तरह की दमदार तेजी इस स्टॉक में देखी जा रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक कल 125 तक के लेवल दिखा सकता है। इसका एक ट्रिगर भी है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में बिल्कुल स्क्रैपेज पॉलिसी पे सरकार कोई अनाउंसमेंट अच्छा कर सकती है, और उसकी मेजर बेनिफिशियरी अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां होगी, तो उस लिहाज से भी स्टॉक अच्छा लगता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, तो स्टॉप लॉस ऑफ 115 फॉर अ टारगेट ऑफ 125 इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक मेरी मेटल स्पेस की कंपनी है NMDC, जो कि आज 120 के आसपास बंद हुआ है स्टॉक। मैं ये मान रहा हूं कि आयरन ओर के प्राइसेस जिस तरह से इस क्वार्टर में बढ़े हैं, कंपनी ने भी हर 7 दिन या हर फोर्टनाइट में अपने प्राइसेस आयरन ओर के बढ़ाए हैं। फिर आयरन ओर का जो प्रोडक्शन का भी जो फिगर्स है वो भी काफी दमदार आए हैं। तो मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे रहेंगे बेहद ही शानदार रहेंगे, और उसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है NMDC में करेंट लेवल्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इसका मेरा पोजिशनल टारगेट रहेगा 135 रुपए का, बट 135 भी एक कंजर्वेटिव टारगेट है। मुझे लगता है दमदार नतीजों के ऊपर ये स्टॉक उससे भी आगे जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए का, इसमें खरीदारी करने की सलाह। कल के लिए इंट्राडे की खरीदारी अशोक लेलैंड में करने की सलाह विकास जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी NMDC में आप कर सकते हैं, ऐसा रेकमेंड किया है विकास सेठी जी ने। जो बातचीत जारी रहेगी विकास जी से, लेकिन उससे पहले टोरेंट फार्मा को लेकर खबर यह है कि 5% का जोरदार उछाल हमें आज स्टॉक में देखने को मिला। तो क्या ये रौनक गोल्डमैन सैक्स की कवरेज से है या फिर कोई और ट्रिगर है इस तेजी के? सृष्टि शर्मा है हमारे साथ, जरा समझते हैं। सृष्टि, जरा बताएं टोरेंट फार्मा में ये तेजी क्यों? आज टोरेंट फार्मा में शुरुआत से ही तेजी देखने को मिली और स्टॉक करीब 4% मजबूती के साथ अपने डे हाई के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। वजह थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इस पे खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया और लक्ष्य मौजूदा भाव से करीब 20% ऊपर 3,400 के दिए। इतने ऊपर टारगेट्स देने की उनकी वजह है, उनका मानना है कि कंपनी जो उनका ब्रांडेड जेनरिक्स मार्केट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है। सिर्फ यही नहीं, जो उनकी अहम ब्रांडेड दवाएं हैं वहाँ पे कंपनी की प्राइसिंग पावर है। अगर घरेलू मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी उनका कहना है कि कंपनी का काफी अच्छा प्रदर्शन है, साथ ही कंपनी प्राइसिंग पावर भी कंट्रोल करती है। ये सब चीजों की वजह से आने वाले 3 साल में गोल्डमैन सैक्स ये मान रहे हैं कि कंपनी का जो कामकाजी मार्जिन्स है वहां पे करीब 380 बेसिस पॉइंट की बढ़त हो सकती है, यानी कंपनी के मार्जिन्स का 3.5% से भी ज्यादा सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। 2 अहम ट्रिगर्स गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगर ये हो जाते हैं तो टोरेंट फार्मा के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। पहला, हाल ही में टोरेंट फार्मा का जो सैटिन
सैटिन प्रोडक्ट था, वहाँ से यूएस मार्केट से उनको वो सैटिन प्रोडक्ट्स निकालने पड़े थे। तो अगर उस प्रोडक्ट्स की फिर से उनको मंजूरी मिलती है तो ये टोरेंट फार्मा के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। दूसरा उनका कहना है कि जो 3 प्लांट्स टोरेंट फार्मा के फंसे हुए हैं यूएस एफडीए के जांच के घेरे में, वहाँ से कोई भी रिजोल्यूशन आता है, वो जांच के घेरे से बाहर आते हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं। खासतौर से यूएस मार्केट की ग्रोथ ये पूरे प्लांट रिजोल्यूशन से काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये सब चीज़ों के चलते उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 और 23 के बीच में आय अनुमान करीब 10% का लगाया है, इबिडा का अनुमान करीब 15% का लगा रहे हैं और ईपीएस में करीब 25% की बढ़त का अनुमान कर रहे हैं। और ये बेहतरीन रिपोर्ट के चलते आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया टोरेंट फार्मा पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका सृष्टि। एक क्विक रिएक्शन विकास जी आपसे, टोरेंट फार्मा की इस तेजी में क्या आप सजेस्ट करेंगे करने के लिए स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए टोरेंट फार्मा में तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। आज चूंकि स्टॉक बढ़ा है तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए फर्दर खरीदारी के लिए। बाकी पूरा फार्मा सेक्टर ही फोकस में है। आज ड्यूरिंग द मार्केट ये भी खबरें आई कि ल्यूपिन में इस क्वार्टर में राकेश झुंझुनवाला जी ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। के अलावा बाकी के भी जो फार्मा स्टॉक्स है जैसे औरोबिंदो फार्मा, कैडिला, ग्लेनमार्क, सब में अच्छी तेजी बनी हुई है। ऑल इन ऑल ये सेक्टर अच्छा लगता है और टोरेंट फार्मा वुड बी होल्ड एट दिस लेवल। टोरेंट फार्मा जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की। आगे बढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के कल नतीजे आएंगे, कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान क्या है, बताने के लिए हमारे साथ है देवांशी। देवांशी, सबसे पहले बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या है, ये जरा बताएं। फाइनेंस के नतीजे सालाना आधार पर इस बार कमजोरी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे, करीब 75 से 80% तक की बढ़त होती हुई दिखेगी और इसी के चलते मुनाफा करीब 20 से 22% तक घटता हुआ दिखेगा। ब्याज से आय भी करीब 5 से 6% तक कम होती हुई दिखेगी। और अगर आप मार्जिन्स देखें तो इस बार हल्के से बढ़ते हुए दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स इस बार कम होते हुए दिखे हैं। जो स्प्रेड्स हैं ईल्ड से वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे और इसी के चलते हम देखेंगे इनके मार्जिन्स हल्के से सुधर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी इस बार स्थिर रहेगी। आप देखिए जो मोरेटोरियम अकाउंट है इसी पर नजर रहेगी। लेकिन अगर आप तिमाही आधार पर नतीजे देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने मिलेगा। आप देखिए तिमाही आधार पर जो नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे इस तिमाही में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, करीब 80% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। नए लोन्स जो कंपनी डिस्पर्स किए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव था और साथ ही आप देखेंगे जो मुनाफा है वो भी तिमाही आधार पर बढ़ता हुआ दिखेगा और असेट क्वालिटी स्थिर ही रहती हुई दिखेगी। अब नजर रहेगी इनके कलेक्शन एफिशिएंसी पर, रिकवरीज कितने होते हुए दिखे हैं और साथ ही सीक्वेंशियली कितना सुधार आता हुआ दिखेगा। मॉरिटोरियम के चलते जीएनपीएस में क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है इस पर नजर रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखें सालाना आधार पर जो नंबर्स हैं थोड़े से कमजोर होंगे, लेकिन तिमाही आधार पर अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है बजाज फाइनेंस में। ये तो बजाज फाइनेंस की बात हुई। देवांशी, अनुमान बजाज फिनसर्व के नतीजों का क्या कहता है? बजाज फिनसर्व के जो आंकड़े वो थोड़े से मिले जुले रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बजाज फाइनेंस से जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे सालाना आधार पर, लेकिन इनका जो इंश्योरेंस कारोबार है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। दोनों इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रीमियम्स बढ़ते हुए दिखेंगे और मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो लेंडिंग कारोबार है वहाँ से अच्छी बढ़त आती हुई नहीं दिख रही है। इसी के चलते हम देखेंगे इनकी जो कुल आय है उसमें 2 से 3% तक की बढ़त का अनुमान है। और अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 26 से 27% तक की गिरावट हमें बजाज फिनसर्व के मुनाफे में देखने मिल सकती है। लेकिन देखना होगा कि आगे का जो आउटलुक है इंश्योरेंस कारोबार को लेके वो किस तरह से आता हुआ दिख रहा है और सॉल्वेंसी रेशियोज दोनों इंश्योरेंस के किस तरह से आते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कारोबार इस बार मजबूत रहने का अनुमान है। बहुत शुक्रिया देवांशी अनुमान बताने के लिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के लिए। विकास जी, आपका क्या टेक है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नतीजों पर, और उसके अलावा क्या कोई स्टैंड लिया जा सकता है इन दोनों ही स्टॉक्स में? देखिए स्वाति, दोनों ही कंपनियां जबरदस्त कंपनियां हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं निवेशकों को, ट्रेडर्स को। आज दोनों स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। हालांकि नतीजे अच्छे ही रहेंगे, बट नतीजों के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया उनको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बाकी फ्रेश किसी को अगर ट्रेड करना है तो मुझे लगता है एक बार कल नतीजे देखने के बाद वन शुड टेक अ कॉल। बाकी इट विल बी अ होल्ड फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह विकास जी की। आगे बढ़ते हैं, इंडिया सीमेंट का जरा रुख करें। इंडिया सीमेंट में राधाकिशन दमानी की दिलचस्पी क्यों बढ़ती जा रही है? वरुण के पास है पूरी डिटेल और रिसर्च, समझते हैं। बताइए वरुण।
देखिए, इंडिया सीमेंट में दमानिस जो है वो लगातार अपना हिस्सा जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में ही अगर आप देखेंगे तो राधा किशन दमानी और गोपी किशन दमानी दोनों ने अपना हिस्सा जो है बढ़ाया और दोनों का हिस्सा मिला के 0.74% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ी है। फिलहाल जो हिस्सेदारी है वो 21.14% के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन ये हिस्सा खरीदने का सिलसिला जो है वो सितंबर 2019 के क्वार्टर में शुरू हुआ था, जब राधा किशन दमानी ने इस कंपनी में 40 लाख शेयर खरीदे थे 1.3% हिस्सा के लिए। तब जो हिस्सेदारी खरीदी गई थी करीब 80 के भाव पे खरीदी गई थी, यानी कि करीब 32 करोड़ के आसपास का निवेश किया गया था। इसके बाद दिसंबर तिमाही में, यानी कि दिसंबर 2019 की तिमाही में हिस्सा बढ़ा के 4.73% किया गया। फिर मार्च की जो तिमाही थी, मार्च 2020 की, उसमें एक बड़ा हिस्सा खरीदा गया। तब जो कुल हिस्सा था वो बढ़ा के 4.73% से बढ़ के 19.89% हो गया था और तब गोपी किशन दमानी ने इस स्टॉक में करीब 8.26% हिस्सा खरीदा था और उसके बाद से भी ये लगातार अपना हिस्सा जो है इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, अगर हिस्सा 25% के ऊपर चला जाता है तो एक ओपन ऑफर आ सकता है, लेकिन ये कब तक 25% के ऊपर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये काउंटर जो है इन दोनों ही के रडार पे है और दमानिस जो है इस काउंटर पे लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जो अब बढ़ के करीब 21.14% हो गया है। बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। तो राधा किशन दमानी का इंडिया सीमेंट में स्टेक बढ़ाने से क्या इंपैक्ट आप देखते हैं स्टॉक में, विकास जी? देखिए स्वाति, ये खबरें तो बहुत पहले से बाजार में है कि राधा किशन दमानी जी का इंडिया सीमेंट में इंटरेस्ट है। 2 साल पहले से ही उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी थी और जो मेजर खरीदारी है वो मार्च क्वार्टर में करी है और उसके बाद से हमने देखा स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बनी है। वैसे भी सीमेंट सेक्टर पूरा फोकस में है, जिस तरह से सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है, हाउसिंग वापस से अच्छा करने लगा है, तो मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर ही अच्छा करेगा और विद इन द स्पेस इंडिया सीमेंट जिसने अच्छा ऑलरेडी किया है, यहाँ से भी और अपसाइड बिल्कुल आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह है। स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप हो गया है, बट मुझे लगता है इसके अलावा भी जो इस स्पेस की कंपनियां हैं, जैसे रैमको सीमेंट है और कई जो मिड साइज कंपनियां जो मैंने कई बार अलग अलग सेगमेंट्स में रिकमेंड कराया, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, heidelberg सीमेंट, फिर आपके स्टार सीमेंट, इन सब कंपनियों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडिया सीमेंट इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड एट द करंट लेवल। तो इंडिया सीमेंट जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह आज के एक्सपर्ट विकास जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी है हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। बताएं आज आप दर्शकों को बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे? आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को तो 2 ऑप्शंस मैं लेकर आया हूं और दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों ही टाटा समूह से संबंधित हैं। पहली कंपनी है टाटा स्टील। इसका आप जनवरी का 700 का कॉल खरीद सकते हैं 14.75 रुपए पे, जहां पे क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस है इसका 10 रुपए और टारगेट रखें 22 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, उसने आज का तेजी दिखाई थी, तो उसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप ठंडा करके खाएं। तो बेसिकली जनवरी 260 की कॉल जो करीब 11 रुपए 25 पैसे पे क्लोज हुई थी आज, वहां पे आप अगर वो नीचे गिरे 10 रुपए पे तो आप लें। 10 रुपए भी लेते हैं तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस ये रखिए और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाए स्टॉप लॉस को भी ऊपर, दोनों ही केसेस में आपको बढ़ा देना है। इसका टारगेट रहेगा 14 रुपए 50 पैसे। दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं और इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ऑप्शंस हैं, इनकी टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिप्लीट होती है, तो इन ऑप्शंस को आप 4 या 5 दिन से सेशन से ज़्यादा अपने पास न रखें। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब जानते हैं बाजार में कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, अब आज की शानदार तेजी के बाद कल क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? बाजार को ट्रिगर कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों में जो संकेत मिलेंगे वो ग्लोबल मार्केट से आते दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 250 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन वहां होता है। लेकिन आज की रिकवरी से ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहली चीज तो है कि
14,350 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन चूंकि आप 14,500 के ऊपर बंद हुए हैं तो अब जो नई सपोर्ट रेंज कल डे ट्रेडर्स के लिए आते दिखेगी वो होगी 14,425 से 14,475 की रेंज। ये तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे 14,350 होगा। ऊपरी स्तर पर 14,575 से 14,650 ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। लाइफ टाइम हाई 14,653 है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की अगले 2 दिनों में हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,000 के पार निकलकर बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई है। अब कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट रेंज होगा वो 32,150 से लेकर 32,225 की रेंज का होगा। इस पर फोकस करिए और ऊपर एक बार 32,500 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 32,700 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। 32,713 लाइफ टाइम हाई है, वहां तक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। इसके साथ ही न सिर्फ दिग्गज इंडेक्स में बल्कि निफ्टी के बाहर, बैंक निफ्टी के बाहर कैश स्टॉक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी का सिलसिला आज शुरू हुआ है। ये भी आप कल और बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ट्रेडर्स कैश मार्केट में ट्रेड करने वाले वहां फोकस कर सकते हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए फिर से बढ़िया मौके बनते हुए दिखेंगे। रिजल्ट सीजन जोरों पर है और अब तक आमतौर पर नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं। इससे भी जोश और सहारा आता हुआ दिख रहा है और बाकी एक्शन आप बाजार में इंडेक्स के बेसिस पर देख ही रहे हैं। तो एक और अच्छा पॉजिटिव सेशन होने की उम्मीद आप कल के लिए कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए अब विकास जी के पास चलते हैं सीधे। विकास जी, लॉन्ग टर्म पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे आज? बिल्कुल स्वाति, आज के लिए जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है नैम इंडिया निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, जो कि आज 337 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये जिस सेक्टर में काम करती है, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है भारत में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन के दौरान जब बाजार अब ऑल टाइम हाइस पे है तो कई नए निवेशकों ने नए डीमेट अकाउंट्स भी खोले हैं, तो उसका फायदा होना है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और बाकी आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो जो पीयर है इसकी HDFC AMC, उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता है। मुझे लगता है ये स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 450 रुपए का टारगेट। साल भर तक की खरीदारी नैम इंडिया में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। आइए अब शो में देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट ने बाउंस दिया और निचले स्तरों से जो मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई, ये क्लियर कट दिखाता है कि मार्केट का अंडरटोन तो बुलिश ही है और हमें बुलिश साइड के ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मार्केट में कोई भी डिप आती है उसे बाय करना चाहिए। आज के सेशन में काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली आज सारे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखे 14,400, 14,500, इवन 600 तक की स्ट्राइक के। तो कल के सेशन में भी हमें यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग एक्शन आते हुए दिख रही। तो 14,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 55 रुपए के आसपास। इसमें 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट हमें लगता है 80 से 90 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से आज मोमेंटम था, मार्केट अब यहाँ से 14,600, 650 की तरफ मूव करते हुए दिखेगी निफ्टी। तो ये कॉल के हमें लगता है कल के सेशन में टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। आज के सेशन में बैंकिंग फाइनेंशियल में तो काफी अच्छा मूव था, उसके साथ फार्मा स्पेस में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो उसी में हमें लुपिन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कल के सेशन के लिए हम लुपिन भी बाय करने की सलाह देंगे। 1090 पे क्लोज हुआ, 1068 का स्टॉप लॉस रखें, 1130, 1140 के टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। तो लुपिन भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। साथ ही विकास जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए और हमारे सभी सहयोगियों का शुक्रिया हम तक स्पेशल खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।